जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे जो अभी आपने दिया है, दैट इज CT02 पेपर 2। पेपर का टफनेस लेवल बहुत बढ़िया था। जेई एडवांस में अगर टफ लेवल के पेपर आएगा तो ऐसा पेपर आएगा, और इसमें बहुत ही कम सवाल आसान थे, मतलब 3 से 4 सवाल आसान थे, बाकी सब के सब सवाल टफ थे आपके पास, और सवाल अच्छे थे, शानदार सवाल थे। तो मे भी शायद आपसे सवाल में आप फंस गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सवालों को जरूर एक बार रिव्यू कीजिए और एक बार पेपर खुद से वापस दीजिए, बिकॉज पेपर टाइम में आप वो दे नहीं पाए होंगे। सब सवालों को अटैम्प्ट कीजिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं आपके पास। फिर भी दिक्कत आए तो आप सोल्यूशंस देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हैं। तो आइए अपने 1 बाय 1 सभी सवालों को शुरू करते हैं। देखिए, जब ऐसे पेपर आ रहा हो तो आपको आसान सवाल चुन के करने होते हैं। इसमें जैसे इस वाले पेपर में 4 से 5 सवाल आसान थे आपके पास में। मतलब मोस्टली जितना भी टफ है, जैसे लास्ट टाइम जो अभी जेई एडवांस हुआ इसमें पेपर 2 टफ था फिजिक्स में, उसमें 7 सवाल इजी थे। तो मोस्टली 7-8 सवाल इजी रहते हैं, पर इस वाले सवाल ये पेपर में ज़्यादा ही टफ हो गया अभी ये वाला पेपर। इसमें आसान सवाल 4 से 5 ही हैं आपके पास में। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। जो आपके पास सवाल है, व्हेन टू आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, तो रेट ऑफ डिसिपेशन वो सब गिवन है। तो हम सबसे पहले उस सवाल से शुरू कर रहे हैं। तो ये आपके पास में प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2010 के अंदर। सवाल में क्या बोला गया, 2 आइडेंटिकल बैटरीज ऐसे, एक आइडेंटिकल बैटरी ऐसे बना लिया आपने ई, इसकी डिस्टेंस कितना 1 ओम, ऐसे ही एक नीचे एक और बना दीजिए, ये 1 ओम और ये ई। इन दोनों को क्या किया आपने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ये लो, ठीक है, ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये ई हो गया, ये ई हो गया। और इसके किसके सीरीज में कनेक्ट किया गया, आर रजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट किया गया। अब आपसे बोला गया जो पावर आ रहा है यहाँ पे वो J1 है, तो पावर आएगा कितना, तो I की वैल्यू आएगी 2E, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2E बन गया, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 2 + R। ये करंट आ गया आपके पास में, तो पावर कितना आएगा, दैट इज I²R, ये 2I डिवाइड बाय I² मल्टीप्लाई R, ये पावर आ रहा है। और ये किसके बराबर है बच्चों, इस सवाल में J1 के बराबर गिवन है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, अगर इन दोनों बैटरीज को इस R के पैरेलल में कनेक्ट करते तब क्या सेटअप बनता, कुछ ऐसा बनता आपके पास, कुछ यहाँ पे ऐसे R बना दीजिए, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे सेटअप बना दिया आपने, ठीक है। तो एक काम, ये 1 ओम है, ये E है, और ये 1 ओम है, और ये यहाँ पे आपके पास E है। तो हम एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल कुछ x मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। हमें अब वापिस इससे करंट निकालना पड़ेगा, तो ये पावर निकाल पाएंगे। तो I1 + I2, इसमें कुछ I1 मान लो करंट, इसमें कुछ I2, इसमें कुछ I3। मैं नोडल लगाने जा रहा हूँ ना, तो मैंने लिखा I1 की वैल्यू x डिवाइड बाय R, I1। I2 कितना आएगा, ये 0 है तो ये हो गया -E, दैट इज x + E डिवाइड बाय 1। सिमिलरली इसमें भी इतना ही आएगा, दैट इज x + E डिवाइड बाय 1। ये आ गया आपके पास में 0 के बराबर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये बन गया x + R, और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आपके पास निकल जाए 2x + 2E इज इक्वल टू 0। इतना सही। तो हमारे पास जो x का एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, दैट इज 1/R + 2 इज इक्वल टू -2E। तो x की वैल्यू आपके पास में आएगी -2E डिवाइड बाय दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 1 + 2R, और ऊपर चला गया आपके पास में R। अब नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक्चुअली ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, तो हमें तो करंट चाहिए। तो करंट कितना आएगा आपके पास, 2E डिवाइड बाय 2R + 1, ये आपके पास में करंट आ गया। पावर जो J2 है वो आएगा, अब क्यों, इससे कितना पावर जाता है, I²R, तो 2E डिवाइड बाय 2R + 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया। अब सवाल में गिवन है कि J1 की वैल्यू लिख दिया, J1 इज इक्वल टू 2.25 J2, ठीक है। तो ये J1 का एक्सप्रेशन आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, 2E डिवाइड बाय 2 + R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू 2.25 J2, 2E डिवाइड बाय 2R + 1 का होल स्क्वायर R, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है। अभी सोल्व कर लेते हैं। ये इस R ने इसको मार दिया, 2E ने 2E को मार दिया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ बन गया 2R + 1 डिवाइड बाय 2 + R, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपके पास में आ गया, दिस विल बी 225 डिवाइड बाय 100। इसका रूट कर देते हैं हम, स्क्वायर हटा दिया वहां पे, तो ये बन गया आपके पास में, दिस इज 15/10, 15/10 ना, ये 15/10 बन गया। दिस 15/10 मतलब 3/2। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2R + 1, और यहाँ पे आएगा 2 + R। यहाँ थोड़ा सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे बन गया 4R + 2 इज इक्वल टू 6 + 3R। तो यहाँ जो R की वैल्यू आपके पास निकल गया, दैट इज 4 ओम, तो 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, जो पूछा था वो बताना था आपको।
ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम 22 की। 22 प्रॉब्लम इस तरीके का था आपके पास में, आपको बोला गया दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2 और इस पे कुछ F0 फोर्स आपने लगाया और ये इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो आप बोलेंगे F0 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। K गिवन नहीं है, फिर भी हमने मान निकाल लिया एक बार। तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आपके पास में आ रहा है, डेल्टा एक्स आ रहा है आपके पास, इट इज F0 डिवाइड बाई K, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है ना। अब देखिए आपने बोला कि हमने इसको रिलीज कर दिया। अब जैसे F0 के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब था, फिर आपने F0 को हटा दिया, तब उसके बाद बोला कि ये जो एवरेज कांटेक्ट फोर्स जो ये N1 पे लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, ऐसी बात कर रहा है ना ये। आपसे पूछा गया कि नाउ F0 इज रिमूव द एवरेज नॉर्मल फोर्स बिटवीन द वॉल एंड M1 अप टू द टाइम स्प्रिंग अटेन्स द नेचुरल लेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यार जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ एक्वायर करके, जैसे अभी यहाँ पे ये मान लीजिए कुछ ये नेचुरल लेंथ थी, यहाँ पे कुछ ऐसे कंप्रेशन में आपके पास में, तो यहाँ पे जब ऐसे वापस यहाँ पे जा रहा होगा, जैसे कुछ वेलोसिटी होगी v0 की, और इसके जस्ट बाद में ये यहाँ से कॉन्टैक्ट लूज करेगा, क्योंकि स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लगाया, तो इस पे इस तरफ लगाएगा, तो जब तक नेचुरल लेंथ पे जाएगा तब तक तो ये फोर्स इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, तो ये चलेगा ही नहीं। जब ये नेचुरल लेंथ के बाद में जब आगे जाना शुरू हो जाएगा, तब ये पहली बार ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को इस तरफ खींचेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि जब ये वाला ब्लॉक M2 जब यहाँ पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने क्या बोला, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी M2 के। क्लियर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग की, उसे काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, और ये तो चलेगा ही नहीं। ये कब चलेगा, नेचुरल लेंथ के बाद में चलना ये शुरू होगा। तो हमने यहाँ से हमें दिखाई देगा कि हाफ से हाफ साफ हो गया आपके पास। तो जो v की वैल्यू थी आपके पास में, K डिवाइड बाई M2 रूट x, ऐसी कुछ वेलोसिटी आई। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, बिकॉज हमें नॉर्मल रिएक्शन देखना है ना, नॉर्मल रिएक्शन, एवरेज नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है। तो अगर आप देखें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है आपके पास, दैट इज m2v डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है आपके पास में। सही। अच्छा, अगर आप देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना है, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम सिस्टम पे, तो आपने जब यहाँ पे छोड़ दिया था तो उसके बाद में इन दोनों को अगर आप मिला के देखें तो आपने सिर्फ नॉर्मल के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। तो अगर आप देखें मोमेंटम में चेंज कितना है, इट इज m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई VCM के बराबर आया आपके पास में। तो यार ये मोमेंटम सब प्रोवाइड किसने किया होगा, नॉर्मल ने प्रोवाइड किया होगा। ये मोमेंटम किसने प्रोवाइड किया, नॉर्मल ने प्रोवाइड किया होगा। देखिए अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स को स्प्रिंग को सिस्टम मान लें तो इसके देखिए जब आपने छोड़ा था तब सिस्टम का जो मोमेंटम था वो जीरो था, बिकॉज इसकी वेलोसिटी जीरो थी, इसकी भी जीरो थी। और जब ये आपके पास में यहाँ पे मीन पोजीशन पे पहुंच गया, नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया, तो उस टाइम पे जो सिस्टम का मोमेंटम है आपके पास में, तो आप देखिए P इनिशियल कितना था, P इनिशियल था 0, तो P फाइनल कितना बन गया, P फाइनल इसके बराबर बन गया m1 प्लस m2 VCM, और एक इसके बराबर है m2v। अरे समझ में आ रहा है। तो जो चेंज इन मोमेंटम आपके पास में है दैट इज m2 मल्टीप्लाई v की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं मैं, दिस इज अंडर रूट k m2x। इतना सही है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बन गया, फिर चेंज इन मोमेंटम। अच्छा कितने, अब हमें एवरेज नॉर्मल फोर्स लगाना है। सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स था वो सिर्फ नॉर्मल था आपके पास में, तो यार नॉर्मल फोर्स कितने टाइम के लिए लगा देखिए। तो जब तक ये ऑसिलेट कर रहा है तब तक ये सिंगल ब्लॉक ही ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका जो ओमेगा आएगा आपके पास में दैट इज अंडर रूट k बाय m2 आएगा। एसएचएम से अगर आप देखेंगे भाई ये तो फिक्स ही था ना आपके पास, तब तो ये मूव ही नहीं किया जब तो नेचुरल लेंथ पे गया, तो टाइम ये इसका ओमेगा आ गया। अच्छा टाइम, टोटल टाइम कितना होगा आपके पास, 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। पर हमें ये सिर्फ अपने एक्सट्रीम से मीन तक गया है, एक्सट्रीम से देखिए मीन तक गया, तो कितना टाइम लेना पड़ेगा, टाइम विल बी कैपिटल T बाय 4। तो ये एक्सप्रेशन टाइम कितना आ गया आपके पास, दैट विल बी पाई बाय 2 अंडर रूट m2 बाय k, ऐसा कुछ आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। अच्छा इस टाइम को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपके जो नॉर्मल मिलेगा एवरेज, f एवरेज जो नॉर्मल का मिलेगा आपको, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज m2 अंडर रूट k m2। अच्छा x की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज f0 डिवाइड बाय k, और नीचे आपके पास टाइम आ गया, ये टाइम ये वाला आ गया, दैट इज पाई बाय 2 अंडर रूट m2 डिवाइड बाय k, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे, ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। m2 अगर आप देखेंगे तो ये m2 भी यहाँ पे साफ हो गया, तो आपके पास कुछ ऐसा है 2f0 बाय पाई आपके पास जवाब आ रहा है। अच्छा f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू 8 पाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 16 आपके पास में न्यूटन आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 16 न्यूटन। तो सवाल आपके पास में ये अच्छा था, और इसमें क्या करना था वापस एक बार देखिए, मैं ओवरव्यू बता देता हूं आपको।
हम ये देख रहे हैं कि भाई जैसे आपने एफ नोट को हटा दिया तो जब ऐसे नेचुरल लेंथ की तरफ जा तो कुछ वेलोसिटी आएगी। तो अगर आप देखें इन दोनों को सिस्टम कंसीडर करें तो इनका इनिशियल मोमेंटम जीरो था, बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे था जब आपने छोड़ा। अब फाइनली कुछ वेलोसिटी मतलब सिस्टम के मोमेंटम में कुछ चेंज आ गया। सिस्टम मोमेंटम चेंज कब होगा? जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर होगा। तो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? नॉर्मल। तो मेरे साथ देखा चेंज इन मोमेंटम कितना, चेंज इन मोमेंटम इतना आ गया आपके पास में। अच्छा, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? टाइम कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा अभी फोर्स कितना। अब टाइम कैसे निकालेंगे? जब तक ये यहां तक आ रहा तब तक ये अकेला ही मूव कर रहा था, M2 M1 मूव नहीं कर रहा था। तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन गया। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ओमेगा आता है रूट के बाई M2। ये टोटल टाइम पीरियड ये आ गया, पर हमें T/4 चाहिए बिकॉज आप एक्सट्रीम से मीन की तरफ गए थे। क्लियर? तो बच्चों ये बढ़िया सवाल है आपके पास में। ठीक है, अब आइए अगले पे चलते हैं। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 23 आपके पास में स्ट्रिंग वेव का सवाल है। इस तरीके का सवाल है, पल्स ऐसे और पल्स इस तरफ मूव कर रही है। आपसे बोला गया कि म्यू गिवन है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, और आपसे बोला कितने टाइम के अंदर मिली सेकंड में टाइम निकालना है, ये 60 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो मेरे पहले वेलोसिटी देखना पड़ेगा बच्चों। वेलोसिटी अगर रूट टी बाई म्यू। अच्छा, टेंशन की वैल्यू कितनी है? 40 न्यूटन, और म्यू की वैल्यू पुट कर दैट इज 1 बाय, ये ग्राम है ना, ग्राम को हम केजी में पुट करेंगे तो 1000 आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में करें तो ऊपर 100 आ जाएगा आपके पास। कितना आ गया? 1/10 आ गया म्यू, 1/2 kg पर मीटर, 1/10 kg पर मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स 1/10। तो ये आपके पास बन गया 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ये आ गई वेव की आपके पास में। अब टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। टाइम देखिए, डिस्टेंस कितना मूव करना है? 60 सेंटीमीटर। किस स्पीड से? 20 से। कितना है आपके? 3/100 सेकंड। 3/100 सेकंड। पर ये हमें सेकंड नीचे, हमें मिली सेकंड चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हैं? 30 मिली सेकंड। तो क्या जवाब हो जाएगा आपके इसके पास? 30 इसका जवाब हो जाएगा। क्या आंसर की में क्या गिवन है? 30 गिवन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 24 की। 24 में क्या बोल रहा है? आपको स्ट्रिंग है, उसका म्यू गिवन है, टेंशन गिवन है, पावर पूछा है कि कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी, वेवलेंथ वगैरह सब गिवन है। तो पावर का एक्सप्रेशन लिखता हूं। पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है? पावर होता है हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाफ यूवी आओ आओ, यूवी मतलब युवराज सिंह, ये ए ओमेगा ओ ओमेगा दो बार बोले तो आओ आओ ऐसे रहेगा ना, तो यूवी आओ आओ ऐसे आप याद कर सकते हैं। पर आधा यूवी चाहिए, पूरा युवराज सिंह नहीं चाहिए ना। यूवी मतलब युवराज सिंह, आओ आओ मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहें तो। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई बात जो डाटा की मैंने सब देख लेते हैं। तो हाफ की जगह हाफ लिख दिया, म्यू की जगह सवाल में आपको गिवन है दैट इज 0.8 रख दिया। वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी को हमने रूट टी बाई म्यू रख दिया। आपने टी की वैल्यू कितनी है? 500, और म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.8। क्लियर? और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए क्या है आपके पास में? एम्पलीट्यूड mm में है। तो अगर आप देखेंगे 1/100 हो गया ना, 1/100 का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखना है। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखे? देखिए के होता है आपके पास में ओमेगा बाई वी, अगर आपको याद हो। और ओमेगा मतलब के को क्या लिखा जाता है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो ओमेगा की वैल्यू आपके कैसे बन जाएगी? 2 पाई वी डिवाइड बाई लैम्डा। और वेलोसिटी एक्सप्रेशन आप रूट टी बाई म्यू पुट कर ही चुके हैं, वेलोसिटी होता है रूट टी बाई म्यू। तो आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, ये वाली वैल्यू निकाल लीजिए, आप सोल्व कर लीजिए। तो आपके पास जो जवाब आता है वो आता है पावर इज 98.7 वोट आता है, 98.7 वोट। तो आपके पास नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया इसके, दैट इज 99 वोट आपका जवाब हो जाएगा। तो प्योर कैलकुलेटिव सवाल था। क्या क्या पता होना चाहिए? एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए रूट टी बाई म्यू, और ओमेगा को आप क्या लिखते? के को क्या लिखते हैं? के को लिखते हैं आप ओमेगा बाई वी, की होता है 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल के आप इजीली पुट कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव था पर सवाल आसान था। हम बच्चों बात करें प्रॉब्लम नंबर 25 की। बोला गया दो ब्लॉक्स है ना, एक का मास 10 kg, एक का मास 4 kg, और स्प्रिंग से ज्वाइन किया गया। अब आप क्या, एक इंपल्स गिवन हुआ, एक इंपल्स दिया जिससे उसकी इसकी वाली ब्लॉक की वेलोसिटी होगी 14 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ आपको बोला गया। एक इंपल्स दिया जिसकी वेलोसिटी इतनी होगी, तो आपके पास वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कितना? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आपके पास, दैट इज m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ऐसे ही होता है सवाल। मतलब यही होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। m1 10 मल्टीप्लाई 14, ये m2 हो गया 4 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाय 14 आ गया, ये इससे साफ हो गया, तो 10 मीटर पर सेकंड VCM आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था, सबसे होना चाहिए था। तो हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 26 की। इसमें क्या बोला गया कि 4 स्फीयर हैं और उनको स्क्वायर के एंड्स पे रखा गया, और जो स्क्वायर की जो साइड है आपके पास है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो स्फीयर्स हैं आपके पास में उसका डायमीटर गिवन है, तो हमें रेडियस में इंटरेस्ट है, तो रेडियस निकालिए, दैट इज रूट 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है,
और मास एक हर एक का गिवन है। इस डाया के इसके अबाउट निकालना है ना आपको। तो अगर आप देखेंगे इसके अबाउट, तो इस वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो तो आएगा 2/5 mr², बिकॉज ये डाया हो गया। इसके अबाउट इसका तो इतना ही आएगा, इसका भी इतना ही आएगा 2/5 mr²। अच्छा, इसका कैसे निकालेंगे? इसका इसके अबाउट पता है 2/5 mr², हमें इसका इसके अबाउट निकालना है ना, इसके अबाउट निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में, इसको कुछ आप मान लीजिए ये जैसे ये कितना, ये 4 है आपके पास में, तो पूरी डिस्टेंस होगी 4√2, तो ये हो गया 2√2 सेंटीमीटर। सही है, ये 4 है, ये 4 है, तो 4√2 इसका हाफ होगा ना इतना, दैट इज 2√2। तो अगर आप देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा 2/5 mr², इसका आ गया, इसका कितना आएगा आपके पास में, इसका भी आएगा प्लस 2/5 mr², ये दोनों स्फीयर का हो गया। अब इसका देखते हैं, तो इसका अपने एक्सिस के अबाउट आ गया 2/5 mr², और इसमें हमें पैरेलैक्सिस थ्योरम लगाना पड़ा, तो इसके ये डिस्टेंस कितनी आ गई, तो एमडी पैरेलैक्सिस थ्योरम क्या होता है, ICM प्लस MD², तो ये आएगा आपके पास दैट इज m, और d की जगह आ गया 2√2 का होल स्क्वायर। और इसका क्या करना पड़ेगा, हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए भी लिखना है, इसके लिए भी लिखना है। डन। तो यहाँ पे जो I आपके पास में निकल के आ रहा है, तो ये बन गया आपके पास 4/5 mr² प्लस 4/5 mr²। अच्छा, इसको थोड़ा सा r की फॉर्म में लिखा, चलो इसको वैसे रहेगा फिर ये, तो ये बन गया 2m, और इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे दिस विल बिकम 8। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। अब यार हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं ना यहाँ पे, तो ये टोटल बन गया 8/5, और r² की वैल्यू कितनी है 5/4, 5/4, पर ये सब सेंटीमीटर में है, हर एक जगह सेंटीमीटर में था ना आपके पास में, और प्लस यहाँ पे बन गया 16, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो डिवाइड बाई 10⁴ आ गया आपके पास, और एक m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू कितनी है 1/2। अब थोड़ा सोल्व कर देते हैं, तो ये 5 से 5 साफ हो गया, ये यहाँ पे तो 18 आ गया ना आपके पास, तो ऊपर आ गया 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, 2011 में पूछा गया था आपके पास, तो आपके इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल आ जाता है। अगर मान लीजिए आपका रोटेशन वीक है, तब कम से कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, छाप लीजिए बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 27, जो हम ट्रेडिशनल प्रिज्म देखते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट सवाल है। देखिए कैसे, आपको बोला गया इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे आ रही है, और आपको बोला गया कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल कितना 42 डिग्री, मतलब ये एंगल 42 डिग्री बनेगा आपके पास में, ये एंगल ऐसे बना दिया आपने, दिस विल बी 42 डिग्री, दिस एंगल विल बी 42 डिग्री। अब देखिए ये R1 हुआ, एक्चुअली अगर ट्रेडिशनल केस होता है, ऐसे वाले केस में अगर आप देखेंगे, ये अगर आपको याद होगा ऐसे क्या जाता है, दिस एंगल इज R1, दिस एंगल इज R2, तो आप क्या बोलते हैं, R1 प्लस R2 किसके बराबर आता है, A के बराबर आता है। तो यार R1 प्लस R2 A होता था, पर यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज R1 खुद A से बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जनरल केस में क्या रहता था, नॉर्मल के ऊपर रहती थी आपके पास में ये रे, अब की बार क्या होगा कि नॉर्मल के नीचे चली जाएगी, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने स्पेशल केस में देखा होगा, शायद प्रिज्म जब पढ़ा होगा कि नॉर्मल के अगर ये ऊपर रहता तो ये R1 प्लस R2 A होना चाहिए था। अब ये ऐसे बनेगा कुछ आपके पास में, तो यहाँ पे ये बनेगा कुछ R2, और यहाँ पे फिर ऐसे कुछ करके आपके पास में यहाँ पे ऐसे ये डायरेक्शन थी, इससे अवे जाएगी तो ऐसे कुछ रह जाएगी, दिस इज बिकम एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये अच्छा सवाल है आपके पास में, इसमें वो वाला केस नहीं फॉलो होगा, ऐसा नहीं होगा इसमें, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता ना। R1 अगर ऐसा रहेगा तो R1 प्लस R2 A के बराबर होना पड़ेगा, और R1 प्लस R2 A के बराबर हो सकता नहीं है। मतलब अगर R1 बड़ा है तो R2 को उसका नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल कुछ अब के बाद जैसे नॉर्मल के ऊपर थी ना ये लाइन, नॉर्मल से अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज एंगल बनाए तब दिखाई देगा, अब के उल्टा होगा, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तब दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ केस बनता है। तो ये आपके पास 42 डिग्री हो गया, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, दिस इज 48, दिस इज एंगल इज 48 डिग्री। अरे सही। अच्छा, अगर ये 48 आपके पास में, तो हम क्या बोलेंगे, दिस कंप्लीट एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो आपके पास आप देखिए दैट इज 48 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 90 प्लस R2 दैट शुड बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कट गया, यहाँ पे 90 बचा आपके पास, तो R2 जो आपको मिलेगा 78, तो R2 आपके पास में आ गया 90 माइनस 78, ठीक है, तो कितना का 12 डिग्री आ गया आपके पास, 12 डिग्री।
अच्छा ये वाला एंगल अगर 12 डिग्री आ गया तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे सेंस लगाना पड़ेगा, तो मैंने लिखा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई। तो हमें किसकी वैल्यू गिवन है सवाल में? म्यू की वैल्यू गिवन है क्या? तो म्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन R2 की वैल्यू आपको गिवन है, साइन R2 कितना होगा? साइन 12, और यहाँ पे आ गया साइन ई, ठीक है। अब हम म्यू की वैल्यू कैसे निकालें? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 42 डिग्री, म्यू साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90, सही है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? साइन 90 डिवाइड बाय साइन 42 डिग्री। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दीजिए आप। तो यहाँ पे आपके पास बन गया साइन 12 डिग्री डिवाइड बाय साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू साइन ई। आप सोल्व करें तो ई की वैल्यू आएगी आपके पास में 18 डिग्री। वैल्यूज आपको गिवन है सवाल में, वहां से आप यूज कर सकते हैं। ये 18 डिग्री आ गया आपके पास। अब देखते हैं, ए ऑप्शन में बोल रहा है इमर्जेंट रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, बेंड टुवर्ड्स द बेस नहीं, अवे फ्रॉम द बेस हुई। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में अवे फ्रॉम द बेस सही बात है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज 42 डिग्री। अब इसका डेविएशन देखते हैं। डेविएशन अगर आप देखें तो ये ऐसे जा रही थी, ये इधर बेंड हो गया आपके पास। तो यहाँ पे कितना डेविएशन हुआ आपके पास में? दिस डेविएशन इज 48 डिग्री। तो यहाँ पे तो आया 48 डिग्री डेविएशन। कैसा है आपके पास? ऐसे घुमाया, दैट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेविएशन देख रहे हैं तो ये था आपके पास में R2। R2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? जैसे 12 डिग्री था, और E की वैल्यू बन गई 18 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है? 6 डिग्री का डेविएशन आया आपके पास में। यहाँ पे ऐसे 6 डिग्री का डेविएशन आया, यहाँ पे डेविएशन 6 डिग्री। और कैसा आया? वो एंटी क्लॉकवाइज आया। तो अगर आप नेट डेविएशन की बात करेंगे, दिस इज 48 माइनस 6 हो गया, दैट इज 42 डिग्री। और कैसा? क्लॉकवाइज। यहाँ पे I प्लस ई माइनस ए वो सब नहीं लगता। I प्लस ई माइनस ए इसके लिए मतलब बनाया गया था इस वाले केस में। ये स्पेशल केस है आपके पास में, जिसमें ऐसा R1 प्लस R2 ए के बराबर नहीं आता। वो सब चीज़ तभी वैलिड है जब R1 प्लस R2 आपके पास ए के बराबर आ रहा हो। तो आप क्या बोलेंगे? डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म इज 42 डिग्री क्लॉकवाइज, सही बात है। सी ऑप्शन मैच कर रहा है। एंगल ऑफ इमर्जेंस 18 डिग्री, ठीक है। तो बी सी डी ये तीनों सही हैं। ये सवाल अच्छा है, आपको स्पेशल नोट में इसको रखना चाहिए। जब आप फर्दर रिवाइज करेंगे जेई से पहले, तब आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट केस है आपके पास में, इससे ना ये आपको चमकना चाहिए बच्चों। ये अच्छा सवाल है आपके पास, इसमें गलती हो सकती है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए आपको ये बोला गया कि ये जो एक काट है आपके पास में, और ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। काट के रिस्पेक्ट में एक पत्थर को प्रोजेक्ट किया गया 4 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी क्या है आपके पास? विद रिस्पेक्ट टू काट है, विद रिस्पेक्ट टू काट। अब आपसे बोला गया कि R1 जो रेंज है वो तो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। R1 जो रेंज है वो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और R2 जो आपके पास में रेंज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू काट। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेंज है, काट के रिस्पेक्ट में रेंज है। अच्छा अगर आप देखें काट के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हो गया? काट पे बैठ के देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बस ये इसको ऐसे फेंका है 45 डिग्री से। भाई काट पे बैठ के देखता है ऐसे दिखाई दे रहा है ना, कि काट पे बैठ के वैसे जैसे ग्राउंड पे दिखता है ऐसे, कि इसको 4 मीटर पर सेकंड से फेंका, ये वाला एंगल ऐसे थीटा। तो इसके अगर ये वाला इसके पूछेंगे भाई मैक्सिमम रेंज कितना आता है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। थीटा कब आता है? 45 डिग्री पे। तो जवाब हो जाएगा। तो R2 मैक्सिमम कब आएगा आपके पास में? जब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। पर अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे तो ग्राउंड के फ्रेम में ये वेलोसिटी सिर्फ यही नहीं यूज होगी। नेट वेलोसिटी कितनी होगी अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, एक तो ये वाला 4 ऐड होगा, प्लस इसका एक कंपोनेंट दैट इज 4 cos थीटा, और एक इधर आएगा आपके पास में 4 sin थीटा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसी वेलोसिटी है। अब इसमें आप रेंज अगर लिखेंगे तो रेंज कैसे लिखेंगे आप? रेंज आएगा ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम 4 + 4 cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना लगेगा आपको पास? 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी, 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी। कितना सही है? देखिए अगर आपके पास में ये u sin थीटा था, ये u cos थीटा, तब ये थीटा 45 पे मैक्सिमम आता। पर अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बदल गया, तो अभी आपको करके देखना पड़ेगा। लोगों को लगता है सर ये इसके बराबर कर देते हैं बिकॉज 45 डिग्री बन जाएगा। भाई वो 45 कब आता है? जब ये सिर्फ ये u cos थीटा और u sin थीटा हो आपके पास में। अभी आपके पास में केस में टर्म भी आपके पास में ऐड हो गया, तो मैक्सिमम कहां पे आएगा वो निकाल के देखना पड़ेगा। तो मैंने बोला फॉर रेंज मैक्सिमम, फॉर रेंज मैक्सिमम dr/dθ कितना होना चाहिए आपके पास में? 0 होना चाहिए। आप इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगर आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे तो बन गया 4, दिस इज 8 ना, 2u, दिस इज बिकम टोटल 8 बन जाएगा, 2u बन जाएगा 8 बाई जी, ठीक है इतनी बात। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 32 डिवाइड बाई जी, यहाँ पे आया 1 + cos थीटा और ये sin थीटा आपके पास में, ये रेंज है। इसको डिफरेंशिएट करने चलते हैं। देखिए dr/dθ अगर मैं निकालूंगा वो 0 के बराबर करते हैं, ये टर्म तो साइड में कर दो कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा किया तो sin थीटा बन गया,
साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास में, ठीक है, माइनस लग जाएगा बिकॉज कोस थीटा डिफरेंशिएशन है। फिर अगर आप देखेंगे प्लस, इसको सेम का सेम रख दिया, साइन थीटा किया कोस थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है आपके पास, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी नहीं ऐसा नहीं आएगा, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है। तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को, इसको क्या लिख, सबको कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन कुछ निकल के आ रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रूट जो आपके पास में x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ, x की वैल्यू हाफ आ रही है एक, और एक x की वैल्यू आ रही है माइनस 1। x की वैल्यू माइनस 1 पॉसिबल है नहीं, बिकॉज आप 270 डिग्री पे कैसे फेंकेंगे, थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 की टर्म में होगी आपके पास। तो हाफ ए कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री, तो जो एंगल आएगा दैट विल बी मैक्सिमम फॉर 60 डिग्री, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है आपके पास, इस पेपर में सवाल अच्छे ही हैं, काफी सवाल अच्छे हैं, तो अच्छा सवाल है, ये गलती करवाने वाला है, अभी गलती कर ले रहे हैं बढ़िया है, जेई एडवांस में नहीं करेंगे तो आप इन सवाल सीख सकते हैं। 30 जो आपका 27 था वो भी अच्छा है, 28 भी आपके पास अच्छा है। तो आइए देखते हैं आगे वाले सवाल कैसे हैं। हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 29 की, ये भी अच्छा सवाल है यार, इस पेपर में सब सवाल मोस्टली अच्छे ही हैं। तो अगर आप देखेंगे आपको बोला गया कि ये यहाँ पे से नीचे आ रहा है आपके पास में, और यहाँ पे कहीं पे ऐसे हिट करेगा ना, आपको ऐसे हिट करेगा, तो इसकी एसिडिटी कुछ इस तरफ होगी ऐसे, ये वी वेलोसिटी होगी, इसकी एसिडिटी निकाल लेता हूँ पहले मैं। तो कितना नीचे आया, पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आया, किसके बराबर है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, एम ने एम को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, वेलोसिटी अंडर रूट जी एल, वेलोसिटी आपके पास में अंडर रूट जी एल। अच्छा, अगर ये वाली लेंथ आपके पास में l/2 है, ठीक है, और ये आपके पास में l है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास में 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री आ गया यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया ऐसे। सही है बच्चों, ये वाला l/2, ये l, तो ऐसा आ गया आपके पास में, ये 30 ये 60 आ गया। अब वैसे कंपोनेंट तोड़ दिए, इधर आ गया आपके पास में v cos 60 और इधर आ गया v sin 60, ठीक है। तो आप देखिए इसकी आपको बोला कि इनइलास्टिक ओरिजिन, इनइलास्टिक ओरिजिन में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है लाइन ऑफ इंपैक्ट वो 0 बन जाती है फाइनली, वो उसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कुछ आता नहीं है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है आपका, दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो ये वेलोसिटी कितनी बन जाए 0 बन जाए, तो ये काम की नहीं है, सिर्फ यही वेलोसिटी रहेगी, v cos 60 आपके पास में जीएल थी। तो यहाँ पे देखिए v cos थीटा से आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे उठेगा। अब उठते वक्त देखिए ये वेलोसिटी ऐसे थी कुछ v, तो यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी से उठेगा, ये वेलोसिटी कितनी हुई है आपके पास में, अगर आप ये वाला एंगल यहाँ पे जज करेंगे तो ये एंगल आपके पास 30 है, तो ये भी आपके सिमेट्री से 30 डिग्री बन जाएगा, और ये बन जाएगा 60 डिग्री। तो इस v के भी 2 कंपोनेंट टूटेंगे, यहाँ पे ये आएगा v, मतलब ये इसको कुछ v डैश बोल देता हूँ, इसका नाम v डैश हो गया, तो ये v डैश हो गया आपके पास। तो यहाँ पे आएगा v डैश cos 60 और यहाँ पे आएगा v डैश sin 60। तो ये वाली वेलोसिटी इंपल्स की वजह से खत्म हो जाएगी, सिर्फ इसी वेलोसिटी से उठेगा, दैट इज v डैश cos 60। लोगों को लगता है कि इसी वेलोसिटी v डैश से ऊपर उठेगा, नहीं, अब ये v डैश cos 60 से ऊपर उठेगा। तो आप कहेंगे दैट इज हाफ m v डैश cos 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg h डैश, जितनी हाइट ऊपर जाएगा, m ने m को मार दिया, तो यहाँ पे बना आपके पास हाफ v डैश की वैल्यू देखिए पहले, v डैश की वैल्यू है v cos 60 दैट इज v/2, cos 60 की वैल्यू है आपके पास 1/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू g h डैश, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बन गया v स्क्वायर बाय, ये बन गया 32, ये 32 दैट इज g h डैश, v स्क्वायर की वैल्यू है रूट gl, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, दैट विल बी gl डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू g h डैश, साफ हो गया। तो h डैश की वैल्यू आपके पास में l डिवाइड बाय 32, ये आ गया, मतलब इतनी हाइट ऊपर उठेगा। तो यार ये अच्छा सवाल था। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे हिट करेगा तो ये वाली वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ इसी वेलोसिटी से आगे चलेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, जब वो ऊपर उठेगा तो ये सेम वेलोसिटी नहीं उठेगा, अब इस वेलोसिटी कंपेयर टूटेंगे, ये वाला इसको इंपल्स खा जाएगा, स्ट्रिंग का इंपल्स मार देगा इसको, सिर्फ ये वाली वेलोसिटी से ऊपर उठेगा,
क्योंकि आपको तो सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी हेल्प करेगी ना ऊपर उठने में, ये वाली वेलोसिटी थोड़ी हेल्प करेगी, ये तो स्ट्रिंग को खींचने में हेल्प करेगी, वो स्ट्रिंग खींचने नहीं देगा तो इस वेलोसिटी से ऊपर उठ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आप स्टार मार्क कर सकते हैं बहुत बढ़िया ढंग से। अब हमसे पूछा गया एनर्जी का लॉस कितना हुआ, तो पहले देखिए जो तो इनिशियल एनर्जी थी वो थी mgl/2 और फाइनली कितना पहुंचा mgl/32। तो ये जो डिफरेंस था एनर्जी का वो सबका सब लॉस हो गया आपके पास, ये लॉस है आपके पास, बिकॉज अगर L/2 ही वापस जीरो आता लॉस। अभी अगर आप देखें तो L/2 नीचे आया आपके पास और L/32 ऊपर गया है, तो जो इसका डिफरेंस था एनर्जी का वो लॉस हो गया होगा सारा। तो ये कितना है आपके पास में mg बाहर आ गया, L/2 को बाहर, दिस इज 1 - 1/16। तो यहाँ पे कितना है आपके पास ये एक्सप्रेशन, दैट इज 15/16 mgl/2। तो कितना है 15 mgl/32, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। तो डी ऑप्शन मैच कर जाएगा आपके पास। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आप छाप लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हम प्रॉब्लम नंबर 30 की बात कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम भी बहुत कैलकुलेटिव है आपके पास में, पेपर गंदा बनाया है इन्होंने ये वाला। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मासेस गिवन है कि इसका मास 40 है, इसका 10 है और हर एक जगह फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू 0.1 है। यहाँ पे म्यू कितना है आपके पास 0.1 और यहाँ पे म्यू कितना है आपके पास 0.1। तो आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने 40 kg का एफबीडी बनाया ना, ऐसे 40 kg का एफबीडी बनाते हैं। तो 40 kg पे देखिए एक तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा, क्लियर, ये 37 डिग्री है, दिस इज mg दैट इज 40g sin 37, ठीक है। अब देखिए ये वाला ब्लॉक जा रहा होगा नीचे और ये जा रहा होगा ऊपर, तो 10 kg फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसकी वजह से, और वो फ्रिक्शन कितना होगा आपके पास, दैट इज म्यू 10g cos 37, बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा तो वो तो इसकी वजह से लग रहा होगा ना, ठीक है। ये एक फ्रिक्शन की वजह से हो गया। एक यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा आपके पास। अब वो कितना दैट इज म्यू m कितना आएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा वो 50 kg कोरस्पॉन्डिंग आएगा, दैट इज म्यू 50g cos 37। तो एक फ्रिक्शन इस सरफेस का, एक फ्रिक्शन इस सरफेस का, दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं 40 kg। अब टेंशन देखते हैं, एक टेंशन इधर लग रहा है T, ये वाला टेंशन को, ये पूरी भी सब पूरी जो भी है वो 40 के साथ कनेक्टेड है। एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ एक ही टेंशन लग रहा है, ये ऊपर नीचे ही कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ एक ही टेंशन लग रहा है आपके पास में इस तरफ, आपने सिर्फ टेंशन T बना दी। अब आप इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ मान लीजिए कुछ, कितना एक्सेलेरेशन कुछ A, तो आप इक्वेशन लिख पाएंगे अब इसकी। हमने यहाँ पे mg दिखा दिया, आपके पास में दो फ्रिक्शन फोर्सेस आपने दिखा दी और एक टेंशन दिखा दिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू आएगी 240, दिस इज बिकम 240, ऊपर की तरफ T लग रहा है, माइनस एक फ्रिक्शन 40 आएगा 8, ये तो आएगा 40 और ये आएगा आपके पास में 8, ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा 40A के बराबर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो 10 kg का एफबीडी बनाना पड़ेगा, 10 kg का बनाते हैं, देखिए तो आपने यहाँ पे यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक था ऐसे, और इस पे एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फ्रिक्शन ऐसे इन दोनों के बीच की वजह से यहाँ पे लग रहा है, दैट इज म्यू 10g cos 37 और एक इस तरफ mg sin थीटा लग रहा है, दैट इज 10g sin 37, कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अगर आप इसकी इक्वेशन लिखने जाएंगे तो ऐसा बनेगा ये, तो आपके पास में यहाँ पे ये बन जाएगा T माइनस 60 माइनस 8 इज इक्वल टू 10, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास में आ रही होगी, ये 60 न्यूटन आ रहा होगा आपके पास और ये वैल्यू जो आ रही है दिस इज 8 न्यूटन आपके पास, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, अब आप सोल्व कर सकते हैं, टेंशन वगैरह जो भी निकालना है वो सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सवाल कैलकुलेटिव है यार, और इसकी इक्वेशन लिखते वक्त थोड़ी गलतियां होने के चांसेस हैं, तो अच्छा सवाल था आपके पास। हम प्रॉब्लम नंबर 31 कर रहे हैं और 31 कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सवाल है आपके पास। तो ये पेपर वाट लगाने वाला पेपर था, मतलब एक्चुअली जेई का पेपर आता है वो ऐसा ही आता है आपको, 4 से 5-6 सवाल, मतलब ये टफ की कैटेगरी, अगर ये पेपर जेई एडवांस का होता है टफ की कैटेगरी में जाता, जैसे अब क्या पेपर 2 आया था वो टफ की कैटेगरी में था। तो ऐसे पेपर से क्या 4-5 सवाल इजी थे, वो स्टार्टिंग वाले आपको इसमें भी दिखाई दिए थे, इजी थे, जो डबल डिजिट वाले थे, बाकी सब आपके इसमें अच्छे सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये इसमें क्या बोला गया, आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, तो यहाँ पे ऐसे एक ये ओरिजिन मान लिया, इसके रिस्पेक्टिव इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर था। अब कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है वो भी नहीं बोला, तो मान लेते हैं कि अब ये इसका जो नेक्स्ट ये जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, कुछ यहाँ पे पार्टिकल था, एक पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी किस तरफ वो बताया नहीं, तो मान लिया मैंने वेलोसिटी यहाँ पे कितने एंगल पे, कुछ 5 एंगल पे इस तरफ जा रहा है। अब आपसे देखिए
ये आर वेक्टर हो गया और इसका मैग्नीट्यूड आपको आर गिवन है, ये आर कैप वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, मतलब आर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपको, ये वेलोसिटी कुछ इस तरफ है आपके पास में और डी वी गिवन। तो वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ कुछ वेलोसिटी होगी इस स्टैंड पे। सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, v इज नॉट इक्वल टू डी आर बाई डी टी। v क्या है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, r क्या है आपके पास में पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप देखें मोड ऑफ r आपके पास में r है और मोड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आपके पास में v है। देखिए dr बाई dt का मतलब क्या है, dr बाई dt का मतलब ये है एक्सप्रेशन है भाई, dr बाई dt r तो ये है ना आपके पास में, तो इस लेंथ में जो चेंज आ रहा है आपके पास में वो कितना है वो पूछ रहा है वो। तो dr बाई dt अगर आप देखेंगे तो वो वेलोसिटी यार कुछ और आएगा आपके पास में। तो अगर आप देखेंगे dr बाई dt, तो dr बाई dt कितना आएगा, तो ये देखिए dr बाई dt मतलब इस वाली लेंथ के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज v cos अल्फा। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा आपके पास dr बाई dt का। और आपको सवाल में क्या गिवन है कि dr बाई dt इज नॉट इक्वल टू v, सही बात है। तो ए ऑप्शन आपके पास बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन में चलते हैं। v इज इक्वल dr बाई dt नहीं है आपके पास में, dr बाई dt v cos अल्फा के बराबर है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, फिर इसने बोला कि v इज इक्वल टू मोड dr बाई dt, सही बात है। ये जो वेक्टर है आपके पास में ये dr वेक्टर है, तो वेलोसिटी क्या आएगा आपके पास, इसी डायरेक्शन में है, दैट इज dr डिवाइड बाय dt। ये वेलोसिटी आपके पास में बना दी। ठीक है, और अगर मोड की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा, तो सी ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। फिर बोला कि dr इज नॉट इक्वल टू ये dr, ये ऐसे इसके बराबर। तो ये तो dr वेक्टर तो आपके पास में इस तरफ है, और ये जो dr लिखा हुआ है ये क्या है आपके पास में, चेंज इन लेंथ ऑफ r। तो ये r तो ये था आपके पास में, तो ये आएगा आपके पास। तो एक्चुअल में ऐसे कि dr वेक्टर जो है ना आपके पास में, वो dr वेक्टर, मतलब एक्चुअल में अगर आप देखें सिर्फ जो dr है वो dr क्या है, मोड ऑफ dr वेक्टर कोस फाई। बिकॉज dr तो ये वाली लेंथ है ना आपके पास में, ये वाली लेंथ आपके पास में dr है। तो ये dr किसके बराबर, इसके बराबर नहीं है ना, ये dr वेक्टर हो गया आपके पास में। ये जो dr शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है कि भाई जो r के अंदर वेरिएशन कितना है, ये dr किसको शो कर रहा है, r के अंदर वेरिएशन कितना है। ये r कैप क्या है, ये पोजीशन वेक्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और जो dr है वो आपके पास में इस तरफ है। तो दोनों अलग अलग है आपके पास। चेंज इन लेंथ ऑफ दिस r इज इक्वल टू dr cos फाई, तो इस वजह से वो बराबर नहीं है। तो इसमें तीन ऑप्शन सही हो गया आपके पास, इट इज ऑप्शन ए, सी एंड डी। तो अच्छा सवाल था आपके पास, आपको स्टार मार्क करना चाहिए इसको। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 32 की। 32 बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके पास में। इसमें बोला गया कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे हॉरिजॉन्टल टेबल, इसको ऐसे ना मानिए, बोर्ड को ऐसे मानिए हॉरिजॉन्टल पे ना, और इस पे एक कोई इंसेक्ट है वो ऐसे वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है आपके पास में। अब ये रिंग स्मूथ है, मतलब ऐसे नहीं इसके अबाउट इसके मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, ऐसा फिक्स नहीं है। तो एक्चुअली होगा क्या कि ये रिंग मूव भी करना शुरू कर देगा। तो ये सिस्टम का कौन सा पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात। और सेंटर ऑफ मास आपके पास में रेस्ट पे रहेगा तो आप एंगुलर मोमेंटम हम कंसर्व करें सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे। तो मैंने बोला है सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं कुछ ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर आप, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं मैं। क्या लिखूंगा मैं, दैट इज एम वी, इसकी वेलोसिटी ये तो इसकी रिस्पेक्ट में है। अगर आप इस वाले पॉइंट की देखेंगे इसकी वेलोसिटी है ओमेगा आर बाई 2। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना है, v माइनस ओमेगा आर बाई 2। ओमेगा इस वाले पॉइंट का हमने माना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में एम वी, नेट वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में इतनी दिखाई देगी, मल्टीप्लाई आर बाई 2 इस वाले पॉइंट के अबाउट। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस रिंग का एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं इसके अबाउट, दैट इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई ओमेगा। अब इसका आई सेंटर ऑफ मास का कितना होगा, ये तो हो गया एम आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितनी है आर बाई 2, बिकॉज दोनों एम है आपके पास में। तो ये बन जाएगा दैट इज एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4 और मल्टीप्लाई ओमेगा। क्लियर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ऐसा बन गया एम आर बाई 2 और यहाँ पे बन गया v माइनस ओमेगा आर बाई 2। देखिए एम आर यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो ये एक्सप्रेशन तो आ रहा है 5 आर बाई 4 ओमेगा। यहाँ पे थोड़ा देखें तो यहाँ पे बन गया v बाई 2 माइनस ओमेगा आर बाई 4, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे चला जाएगा आपके पास। तो v बाई 2 बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, v बाई 2 आ जाएगा दैट विल बी 6 ओमेगा
आर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, v/3r। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, और एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट के बोर्ड सेम ही आती है, तो दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम नंबर 33 कर रहे हैं। आपको बोला गया कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी R, हमने बना दिया। अब इसके पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस जोड़ेगी, इसके पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस जोड़ेगी, जैसे उसका नाम R डैश है। अब इसका जो R इक्विवेलेंट हमेशा आता है वो R इक्विवेलेंट छोटा होता है, R से भी छोटा होगा, R डैश से भी छोटा होगा। आप करके देखिए, मान लीजिए आपके पास में 100 ओम है, 100 ओम में आप 5 ओम पैरेलल में ऐड कर लीजिए। अगर आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो फाइनल जो R इक्विवेलेंट आएगा ना, वो 100 ओम से भी छोटा होगा और 5 ओम से भी छोटा होगा, दोनों से छोटा होगा। R इक्विवेलेंट विल बी लेसर देन 5 ओम, दोनों छोटा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आप करके देखिए रेजिस्टेंस कितना है, 500 डिवाइडेड 105 आएगा, ये तो 5 से कम आएगा, दोनों से कम हो जाता है, छोटा हो जाता है रेजिस्टेंस। तो समझ में आ गया। जो आपके पास में यहाँ पे जो फाइनल जो बनता है उसका नाम इसने लिखा है R1 बोला है इसको। तो ये R1 है वो R से भी छोटा आएगा और R1 आपके पास में R डैश से भी छोटा आएगा, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, इसी एक रेजिस्टेंस के सेम इस रेजिस्टेंस को क्या सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पे अब की बार जो R इक्विवेलेंट बनेगा इसको R2 बोला है, तो R2 किसके बराबर आएगा, R प्लस R डैश के बराबर आएगा। तो अब क्या जो R2 आएगा वो R से ही बड़ा आएगा और R2 आपके पास में R डैश से ही बड़ा आएगा। अब जैसे ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन में बोल रहा है कि R1 बड़ा है एज कंपेयर टू R, गलत बात। सेकंड वाले में बोल रहा है तो R1 छोटा है R से, सही बात, बी ऑप्शन सही होगा। फिर बोला R2 बड़ा है R से, सही बात, R2 बड़ा है R से। फिर बोला कि R2 छोटा है R से, गलत बात। तो दो ऑप्शन सही हो गए इसमें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो ये बात आप ध्यान रखिए, पैरेलल वाले में जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा ना वो इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा, दोनों छोटा होता है। आप चेक करके देख लीजिए, आपने देखा ना यहाँ पे करके, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएंगे 33 में आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। जैसे बहुत देर बाद आपके पास में, सॉरी दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो बहुत देर बाद में कोई एक आसान सवाल देखने को मिला है यहाँ पे, तो ये इजी था सवाल आपके पास। और नंबर 34 की बात कर रहे हैं और ये आपके पास सर्कुलर मोशन है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, सर्कुलर मोशन है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। अब देखिए हो क्या रहा है आपके पास, यहाँ पे ऐसे आप एक रस्सी बांध के एक पार्टिकल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे वर्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, मिनिमम वेलोसिटी एट ए, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जो नीचे तरफ फोर्स अगर आप बात करेंगे एट पॉइंट ए, अगर आप देखेंगे एट पॉइंट ए, तो ऐसा बन रहा है ना आपके पास, नीचे तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा आपके पास, दैट इज mg sin 37, और यही सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। तो अगर आप मिनिमम वेलोसिटी देखें दैट इज mg sin 37 प्लस जो टेंशन भी लग रहा है आपके पास में प्लस t इज इक्वल टू mv²/r। अब सवाल में बोला गया r मिनिमम v मिनिमम चाहिए ना, और अगर v मिनिमम चाहिए तो ये फोर्स मिनिमम होना चाहिए, तो ये फोर्स मिनिमम होगा, टेंशन कितना 0 हो जाएगा। तो ये mg sin 37 की वैल्यू कितनी है आपके पास, sin 37 हो गया आपके पास, दिस इज 3/5 इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r, m ने m को मार दिया। अच्छा, कुछ r के बारे में कुछ गिवन है नहीं, r की टर्म में ही पूछा है, तो यहां से हमें दिखाई दे गया दैट इज 3/5 रूट जी आर, ये है आपके पास v मिनिमम। तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला गया इस बी पॉइंट के ऊपर टेंशन, तो बी पॉइंट टेंशन अगर देखें तो ये टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है mv²/r के लिए बी पॉइंट पे। तो ये तो इस तरफ है वो टेंजेंशियल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो अगर आप बात करेंगे एट पॉइंट बी की, एट पॉइंट बी तो टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज इक्वल टू mv²/r के बराबर। V कितना होगा, अब V कैसे निकालें, उससे बोले जो A को जो वेलोसिटी चाहिए थी उतनी वेलोसिटी मिल गई यहाँ पे ना, इस वाले पॉइंट पे उतनी वेलोसिटी था। अब देखते हैं यहाँ तक वेलोसिटी कितनी आएगी, तो चलिए B तक आने में वेलोसिटी देखना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ आपके पास, इट इज mg sin 37 मल्टीप्लाई r, इतना ही वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे दैट इज mgr sin 37 आपके पास में आ गया 3/5, ठीक है। और यहाँ पे बन गया आपके पास हाफ m कॉमन आ गया, v² माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, v इनिशियल ये था आपके पास में दैट इज 3gr/5 डन। तो ये एक्सप्रेशन m से m साफ हो गया यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आ गया 3/5gr प्लस आ गया इधर 3/10gr इज इक्वल टू v²/2। अगर आपने देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा v²/2, यहाँ पे आपने 10 एलसीएम ले लिया तो ये 9 बन जाएगा, 9gr डिवाइड बाय 10। तो v² आपके पास में आ गया दैट इज 9gr डिवाइड बाय 5, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन निकल गया दैट इज 9 mg/5। तो इतना टेंशन होना चाहिए बी पॉइंट के ऊपर।
ऑप्शन में कुछ और गिवन है, इस वजह से वो मैच नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप सी के लिए जाएंगे, सी ऑप्शन में टेंशन एट पॉइंट सी निकालने के लिए बोला, तब क्या हो जाएगा, पहले आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे हाफ एम, पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं कितना, दैट इज mg sin 37 मल्टीप्लाई 2r इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर माइनस हाफ एम ए पे कितना था वेलोसिटी आपके पास, इट इज 3/5 g। आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ से bc आएगा, फिर आप क्या लिखेंगे, दैट विल बी t माइनस mg sin 37 इज इक्वल टू m vc स्क्वायर डिवाइड बाय r। बिकॉज यहाँ पे अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो पोटेंशियल लगा नीचे की तरफ mg sin 37 लगा, नेट कितना आएगा आपके पास, t माइनस mg sin 37 इज इक्वल टू m vc स्क्वायर डिवाइड बाय r। और आपको यहाँ पहले vc निकालना पड़ेगा जैसे हमने वहाँ पे किया था, ये तो सेम का सेम प्रोसीजर था, r की जगह 2r आ जाएगा बस, और यहाँ पे ये इक्वेशन बदल जाएगी बिकॉज यहाँ पे सिर्फ टेंशन था सेंटीमीटर फोर्स, यहाँ पे t माइनस mg sin 37 है। तो अगर आप सोल्व करते एक ऑप्शन मैच किया, दैट इज ऑप्शन ए। हम 35th प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये वो वाला सवाल जिसे बोला गया कि a person blows into a open end of a long pipe, as a result high pressure wave travel down the pipe। तो आपसे बोला गया कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो पाइप्स हैं आपके पास में, एक यहाँ पे ऐसे क्लोज ऑर्गन पाइप है, दिस इज क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, और यहाँ पे ऐसे आपके पास में ओपन ऑर्गन पाइप है, दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप। अब सुनना, अगर क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, अगर इसके अंदर आपके पास में कंप्रेशन आएगा तो वापस भी कंप्रेशन ही जाएगा, कोई फेस में चेंज नहीं आता। यहाँ पे चेंज आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जीरो आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, फेस में चेंज कुछ भी आता नहीं है। तो अगर कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेशन जाएगा, रे रिफ्लेक्शन आएगा तो रे रिफ्लेक्शन जाएगा। यहाँ पे फेज में चेंज आता है पाई का, यहाँ फेज में कितने चेंज आता है पाई का। तो अगर यहाँ पे ऐसे कंप्रेशन आता है तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर क्या जाता है, रे रिफ्लेक्शन जाता है आपके पास। अगर रे रिफ्लेक्शन आता है तो कंप्रेशन जाता है, ये बात पता होनी चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है और ऐसा कोई पूछ सकता है, ये बात में लोग फंस जाते हैं, इस वजह से सवाल इस पेपर में दिया भी गया ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज़ अभी आपको क्लिक कर दे ताकि जेई में दिक्कत ना हो। तो अगर आपके पास क्लोज ऑर्गन पाइप है तो कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेशन ही जाएगा, और अगर ओपन ऑर्गन पाइप में कंप्रेशन है तो रे रिफ्लेक्शन जाएगा। तो यहाँ पे फेज में चेंज आता है जीरो, वहाँ पे फेज में चेंज आता है आपके पास पाई आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर आप बात करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज्यादा ए ऑप्शन में बोला गया कि अगर आपके पास में हाई प्रेशर मतलब कंप्रेशन अगर आपके पास में आ रहा है और पाइप ओपन है तो ऊपर क्या जाएगा आपके पास में, कंप्रेशन जाएगा। अगर नीचे नीचे तो कंप्रेशन आए बोल दिया, पर ओपन पाइप ऊपर रे रिफ्लेक्शन जाएगा, इस वजह से ए ऑप्शन गलत हो गया आपके पास में। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर ऊपर से कंप्रेशन तो रे रिफ्लेक्शन जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर आपके पास में रे रिफ्लेक्शन जाएगा अगर पाइप क्लोज है तो कंप्रेशन आ तो कंप्रेशन जाना चाहिए, इसमें सी गलत हो गया तो डी सही हो गया। तो ये सिंपल सी बात थी, इसी पे बेस्ड था ये सवाल, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पे दो वेव दिखाई गई प्रॉब्लम नंबर 36 में, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 पे था आपके पास में और ये t इज इक्वल टू 1/24 सेकंड पे था। तो अब जनरल इक्वेशन लिखिए, वेव की जनरल इक्वेशन होती है। तो ये वेव चल किस तरफ रही है, अगर आप देखेंगे तो ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चलती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज थोड़े से टाइम इंटरवल के बाद में ये वेव मतलब ये वाला पॉइंट पहले पीछे था आपके पास में, ऐसे कुछ यहाँ पे था, ये ऐसे ही था ना आपके पास में, ये आगे आ गया, तो वेव कुछ पॉजिटिव की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके इसमें इक्वेशन ऐसी बनेगी, बेसिक इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अब अगर आप इसमें से एनालाइज करेंगे तो आपको ये पार्टिकल नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अगर आप ऐसे जब वो ऐसे देखेंगे, ऐसे कैसे जब देखते हैं यहाँ पे, तो ये वाला पार्टिकल जैसे यहाँ से मीन पोजीशन से चला ना आपके पास में, तो मीन पोजीशन चला तो सर्कल वाला पार्टिकल कुछ हम मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट हम देख रहे हैं कि ऐसे चम हो रहा है आपके पास में। तब देखिए अगर ये पार्टिकल से ऊपर जाता तो ये पार्टिकल, ये जो सर्कुलर वाला पार्टिकल था यहाँ पे घूम के, अब ये पार्टिकल क्या है ऊपर जाके नीचे जाके अब नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे कोरस्पॉन्डिंग जो फेज बनेगा इसका वो ये वाला फेज बनेगा ना आपके पास, ये पूरा फेज आएगा। अच्छा कैसे देखेंगे, ये आपके पास में ए है तो ये a/2 पे आके टूटना चाहिए, a/2 पे, तो ये एंगल कितना होगा आपके पास में, दिस विल बी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया और ये π/2 हो गया। तो इनिशियल फेज जो आएगा फाई इनिशियल वो आएगा आपके पास में π/2 प्लस π/3, सही, इट इज π/2 प्लस π/3। तो ये एक्सप्रेशन कितना निकल के आता है आपके पास, अगर आप एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 5π/6। तो इनिशियल फेज 5π/6 है, वो एसएचएम से चेक किया।
तो हमने क्या बोला भाई, यहाँ पे ऐसे ऐसे एसएचएम हो रहा है आपके पास में, तो देखिए इनिशियली अगर ये यहाँ पे होता, फेज इनिशियली यहाँ पे होता, तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होता, पर पार्टिकल किस तरफ नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में इसको ऐसे आना है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस वाले को यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे आ जाता है। इसका फेज अगर आप देखेंगे, फेजर से दैट इज 5π/6। कैसे देखा, ये वाला देखिए, ये वाला अगर कितना होता है 60 डिग्री, तो π/2 + 60 डिग्री, तो ये आपके पास में 5π/6। अब आप देखिए t = 0 पे अगर आप देखें t = 0 और नहीं t = हाँ t कितना है आपके पास 1/24, x = 0, तो y की वैल्यू कितनी है 5 mm। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये y आ गया 5 mm, a आ गया आपके इसमें 10 mm, sin ωt दैट इज ω/24, x की वैल्यू 0 है आपके पास, 0 पुट कर दी, प्लस दिस इज 5π/6। तो आपसे ये बोला कि ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यार देखिए यहाँ पे है, अब अगर आपके पास में नहीं t = 24 पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए आपके पास। फिर ये 0 कब बनेगा ये y, जब ये इतना एंगल ट्रेवल करेगा। तो ये देखेंगे तो इस वाले केस में यहाँ से करके ऐसे आ जाना चाहिए आपके पास में, तो यहाँ पे ये 0 करके देखेंगे तो यह टर्म कितनी बनेगी, दिस टर्म विल बी इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ω/24 + 5π/6 = पाई। क्लियर। तो यहाँ पे ω/24 की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरे पास, दैट विल बी 5π - 5π/6 दैट इज π/6। तो ओमेगा की वैल्यू आ गया आपके पास 4π। क्लियर। तो ओमेगा की वैल्यू तो 4π आ गई। तो क्या क्या पूछा गया, ओमेगा गिवन है, k की वैल्यू क्या होती है, k होता है 2π/λ, k होता है 2π/λ। लैम्डा की वैल्यू सवाल में गिवन है, आपको यहाँ से देख सकते हैं लैम्डा है 2, तो ये आ गया आपके पास में पाई, k आ गया पाई। अच्छा k होता किसके बराबर है, ω/v के बराबर, तो v कितना आएगा आपके पास ω/पाई, तो ये आ गया 4 मीटर/सेकंड। तो वेलोसिटी आ गया 4 मीटर/सेकंड, तो ए ऑप्शन सही हो गया। टेंशन इन स्ट्रिंग अब आप देख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है √T/μ। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता लगी 4, टेंशन हमें निकालना है, म्यू की वैल्यू गिवन है, तो आप पुट करेंगे तो ऐसा बनेगा, टेंशन इज इक्वल टू 16 × 0.252। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो टेंशन आपके पास में 4 न्यूटन के आसपास आ जाता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव एक्चुअल में तो ऐसा है, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड की जगह 10 आ गया, साइन ओमेगा की जगह 4πt, k की जगह आ गया 2, k कितना आया था हमारे पास में, k इज 2π/λ ना, तो जैसे पाई आया था k की वैल्यू, तो यहाँ पे πx प्लस 5π/6 है आपके पास में, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। पर इसको अगर आप चाहें, इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप पाई - π/x लिख सकते हैं, दैट इज पाई - π/x, ऐसे लिखा जा सकता है, पाई - π/6 ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो यही टर्म बन जाएगा जो हमें सी ऑप्शन में गिवन है, तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, Vmax क्या होता है आपके पास, Vmax होता है a × ओमेगा, तो a भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये सवाल भी अगेन अच्छा सवाल था आपके पास में, तो ये पेपर बहुत ही शानदार पेपर था। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, आप इसको देख लीजिए। रोल नंबर 37-38 आपके पैराग्राफ का सवाल है, और इसमें मल्टी ऑप्शन करेक्ट है ना। तो ये स्टैंडिंग वेव का सवाल है आपके पास में। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ऐसी होती है, ये वाला एम्पलीट्यूड का पार्ट प्ले करता है और ये एसएचएम की इक्वेशन है। यहाँ पे हर एक पार्टिकल स्टैंडिंग वेव के अंदर हर एक पार्टिकल एसएचएम करता है, आपको याद होगा ऐसे करके ऐसे स्टैंडिंग वेव बनती है आपके पास, ऐसे स्टैंडिंग वेव बनती है, तो इसमें हर एक पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा होता है इस पॉइंट के अबाउट, और इनका एम्पलीट्यूड क्या होता है डिफरेंट होता है। और आपको ये पता होगा भाई इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वो कब होती है, जब सबके सब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी कब आती है, मतलब जब जैसे ये वाली स्ट्रिंग जब ऐसी फॉर्म हो जाती है ऐसी, तो सारी एनर्जी किस में होती है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। और जब ऐसे मीन पोर्शन पूरे एक साथ होते हैं, पूरी एनर्जी किसके अंदर होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता। ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन में मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, कब, किसी एक स्ट्रिंग पार्टिकल की। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एसएचएम जैसी है डिट्टो। एसएचएम में क्या होता है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, सेम सिनेरियो रहता है आपके पास। अब आपको बोला गया जो इक्वेशन है वो ये वाली है, तो आपको बोला गया एट t इज इक्वल टू फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 से ठीक है अब शुरू करेंगे। द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज कंप्लीटली पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर ले,
भैया तो एम्पलीट्यूड है ना आपके पास में, तो ये इसको आप ए डैश मानिए। तो ये वाली अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम पे कब जाएगा, जब इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो आप देखिए इसकी वैल्यू सबसे पहले 1 कब बनेगी, फर्स्ट टाइम 1 कब बनेगी। सबसे इनिशियल फेज था ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो, इस टर्म की वैल्यू कितनी हो, ताकि इस कोस ओमेगा टी की वैल्यू 1 बन जाए। सबसे पहले 0 पे बनती है, बिकॉज 0 1 होता है, पर 0 तो अब हो नहीं सकता आपके पास में। तो नेक्स्ट टाइम कब होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी है, पाई हो जाए आपके पास। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस पाई बाय 3। तो यहां से अगर आप देखें दिस विल बिकम 2 पाई बाय 3। अब ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू 100 नहीं है, दिस इज 100 पाई, दिस इज 100 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें दिस बिकम 100 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इस पाई ने इस पाई को मार दिया, तो यहाँ पे आ गया 50। तो t की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज 1 बाय 150 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 बाय 150 सेकेंड के ऊपर आपके पास में सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में होगी। तो हमें एक्चुअली वो देखना था कि एसएचएम में ये जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पे कब जाता है। तो अगर आप एक्सट्रीम पे जाने कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। अब ये 1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू आपके पास में या तो 0 हो या फिर पाई हो या फिर 2 पाई हो। तो 0 के बाद से पूछा, तो 0 पे तो ये एंगल था पाई बाई 3। नेक्स्ट पहली बार इसकी वैल्यू 1 बनेगी, दैट इज जब ये पाई बन जाए तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो +1 हो जाए, -1 हो, मतलब वो एक्सट्रीम पे चला ही जाएगा। तो पहले का जवाब तो ये होगा आपके पास में, दिस इज 1 बाय 150। तो आपके 37 का क्या आंसर गिवन है, आपको देख लेते हैं आंसर की में। 37 का आपको ए आंसर गिवन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाले टाइम भी हमें चेक करनी है ना, बिकॉज मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला टाइम आ गया। फिर देखिए फिर कब होगा आपके पास में, पाई होगी इसकी वैल्यू, नेक्स्ट टाइम कितनी होगी इसकी वैल्यू, 2 पाई हो जाए। 2 पाई पे इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। अच्छा 2 पाई कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज 5 पाई बाय 3। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 100 पाई, टी इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3, इसने इसको मार दिया 20 आ गया, टी की वैल्यू आ गई 1/60। ऐसा कुछ है क्या 1/60? हाँ, बी ऑप्शन भी आपके पास मैच कर रहा है। फिर आगे देखते हैं भाई साहब, ये 2 पाई आ गया, अब नेक्स्ट कितना आएगा, 3 पाई आएगा, दैट विल बी 3 पाई माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पे देखिए तो कितना बन गया, 9 और 8 पाई बाय 3 ना, दिस इज 8 पाई बाय 3। अच्छा ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 100 पाई टी 8 पाई बाय 3, ये साफ हो गया आपके पास। तो टी की वैल्यू बच्चों आपके पास आ रही है, ये 4 हो गया, ये 50 हो गया, ये 2 हो गया और ये 25 हो गया, दैट इज 2 बाय 75 सेकेंड, 2 बाय 75 सेकेंड। ठीक है, अभी ये तो मैच नहीं कर रहा आपके पास में, तो और चेक कर लेते हैं। उस वाले केस में क्या होगी, ओमेगा टी की वैल्यू आपके पास में 3 पाई तक हो गया था, 4 पाई कर देंगे, 4 पाई माइनस पाई बाय 3। तो अब इसमें देखिए दैट इज विल बिकम 11 पाई बाय 3। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, यहाँ पे टी आ गया, पाई ने पाई को मार दिया, टी की वैल्यू आ गई 11 बाय 300 सेकेंड। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं आपके पास में, 3 ऑप्शन मैच कर देंगे, ऑप्शन ए बी एंड डी। ठीक है, तो ये तो था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 37। अब आइए चलते प्रॉब्लम नंबर 38 पे। अच्छा अब अगर हम बात करें 38 की, तो बोल रहा है कि जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाए टोटल। काइनेटिक एनर्जी में कब जाएगी, तो वो तब होगा जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होंगे। ये सब किस पे होंगे आपके पास में, मीन पोजीशन। तो अगर हम बोले एट मीन पोजीशन जब ये सब आएंगे, मीन पोजीशन मतलब स्ट्रिंग कैसी हो जाए, ऐसी हो जाए आपके पास, मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी में टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो हमें मीन पोजीशन पर लाने के लिए इस वाले टर्म को 0 बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तब उसे कोरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले देखा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाए, पाई बाय 2 बन जाए, क्योंकि कोस पाई बाय 2 0 होता है। तो यहाँ से देखिए दैट इज ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पे 6 आ गया आपके पास में 3, दैट इज पाई बाय 6 आ गया ना आपके पास। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, यहाँ पे टी, यहाँ पे पाई बाय 6, इसने इसको मार दिया, टी की वैल्यू आ गई 1/600। ऐसा कुछ ऑप्शन है, हाँ ए है। आगे भी चेक करना पड़ेगा ऐसे। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 को नेक्स्ट बनाया 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पे ओमेगा टी बना 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास में 6, और यहाँ पे दैट इज 9 पाई माइनस 2 पाई, दैट इज 7 पाई बाय 6। ठीक है, ये कैलकुलेशन ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 100 पाई, टी इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6, पाई ने पाई को मार दिया, तो टी की वैल्यू आ गई 7 बाय 600 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 7 बाय 600 सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास?
ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहा, 7/600 नहीं है आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, तो मैंने क्या लिखा था, जैसे ओमेगा टी प्लस π/3, इसकी वैल्यू 3π/2 के बाद में कितनी बन जाए बच्चों, तो ये वाली वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे ऐसे शुरू किया, तो यहाँ पे थी 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 ना, तो 3π/2 प्लस पाई, 3π/2 प्लस पाई, तो यहाँ पहुँच जाएंगे 3π/2 प्लस पाई। सही है ये एक्सप्रेशन। तो इसको देखिए तो कितना बन गया ये आपके पास, दैट इज 3π/2 माइनस प्लस पाई माइनस π/3, तो ये तो बन जाएगा 2π/3 ना, इसकी जगह बन जाएगा 2π/3। इसका एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 9π प्लस 4π, तो यहाँ पे आ गया 100πt, पाई ने पाई को मार दिया, तो टी की वैल्यू आ गई 13/600 सेकेंड। तो बच्चों ये तो मैच नहीं कर रहा, पर अभी ऑप्शंस में दे 13/600 से ज्यादा के ऑप्शन है, 19/600, 25/600, तो और आगे भी जाना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, देखिए यहाँ पे से π/2 पे गए, फिर 3π/2 पे गए, फिर 3π/2 प्लस पाई पे, तो यहाँ पे आ गए, अब वापिस यहाँ पे जाना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज 3π/2 से हमने यहाँ से देखा था ना, तो वापिस घूम के आ गए ना, दैट इज 3π/2 प्लस 2π। तो अब की बात ओमेगा टी प्लस π/3 है, दैट विल बी 3π/2 प्लस 2π आपके पास, ऐसा एक्सप्रेशन है, जिसकी वैल्यू देख लेते हैं थोड़ा सॉल्व करके। तो यार ये आपके पास में बन रहा है 3π/2, दिस इज 4, दिस 7π/2 माइनस π/3, ऐसे हम लेते हैं 6, तो यहाँ पे बन गया 21π और यहाँ पे आ गया 2π, दैट इज 19π/6, 19π/6। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा आपके पास, 19π/600 सेकेंड। तो ये तो मैच कर रहा है आपके पास में, मैच कर गया सी ऑप्शन। सिमिलरली आप आगे करते रहिए, आपको तो आपको दिखाई दे जाए। कुल मिला के बात ये है कि 38 वाले प्रॉब्लम के लिए इसकी वैल्यू को आपको 0 बनाना है, इसकी वैल्यू 0 बनाने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन जो जो होना चाहिए वो सबके सब आप पुट करके देखिए। थोड़ा कैलकुलेटिव तो है पर आपको जवाब मिल जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 38 में आपके पास में एक तो ए ऑप्शन सही आता है, फिर एक सी आता है और एक डी आता है। तो डी अभी आपको आगे प्रोसीड करके देखना पड़ेगा, आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम पैराग्राफ पे हैं और लास्ट सवाल है आपके पास 39 एंड 40। देखिए सवाल में क्या बोला गया, बढ़िया सवाल है, समझिएगा। ये एम ब्लॉक आया V0 वेलोसिटी से, इससे टकराया और टकराने के बाद में इनइलास्टिक को जो होता है, इनइलास्टिक का मतलब चिपकना नहीं होता ना, इनइलास्टिक का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। तो आपको समझ में आ गया सर, जैसे ही टकराएंगे दोनों साथ साथ मूव करेंगे आपके पास। तो आपके पास क्या हो गया, ये कुछ ऐसा बन गया आपके पास। टकराने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये m हो गया, इसके पास में ऐसे एक और m हो गया, और ये दोनों अब इस तरफ मूव कर रहे हैं एक साथ। तो कितना ये वेलोसिटी, तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन देखें दैट इज mv0 इज इक्वल टू 2mv, तो साफ हो गया। तो ये अब इधर मूव करें v0/2 से, यहाँ से वेलोसिटी कितनी है v0/2। अब देखिए पहले ऐसे जाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होकर ऐसे वापस आएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे वापस आएंगे, अब इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम होगी इस वाली पोजीशन पे। सुनना मेरी बात से ढंग से, यहाँ पे की पॉइंट है, यहाँ तक अगर वापस आगे दोनों की वेलोसिटी आपके पास सेम होगी। वापस कितनी हुई दोनों की वेलोसिटी, वापस जाते हैं तो इधर भी ये m दोनों की v0/2 होगी। अब देखिए ये तो आगे चलता रहेगा v0/2 से, इसको कोई नहीं रोके, पर इसको तो स्प्रिंग रोकने वाला है। तो ये यहाँ दोनों पे इस वाले टाइम के बाद दोनों सेपरेट हो जाएंगे आपके पास। समझिए क्या हो रहा होगा, ये वाला ब्लॉक है आपके पास, ऐसे आप देखिए जैसे ये दोनों मार्कर हो गए ना आपके पास। तो ऐसे ये एक ब्लॉक मानिए, इसको एक ब्लॉक मानिए, यहाँ पे आएगा ऐसे, फिर दोनों साथ साथ जाएंगे। यहाँ पे जब जैसे इससे टकराते दोनों की वेलोसिटी v0/2, अब दोनों साथ साथ जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे भी दोनों की v0/2 है, तो अब इसकी v0/2 है तो ये आगे v0 से चला जाएगा आगे। पर ये जैसे जाने लगेगा, इसको स्प्रिंग बोलेगा भाई साहब v0 से नहीं जाना, वैसे पीछे की तरफ खींचूंगा, तो यहाँ पे इस पे तो रिटार्डेशन लगना शुरू हो जाएगा, इस पे लगेगा नहीं, तो ये तो आगे चला जाएगा v0/2 से, ये फिर ऐसे जाके वापस एस्टेम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही, पहले तो ये आया, इसके साथ में ऐसे टकराया, v0/2 हुई वेलोसिटी, इधर गए साथ साथ, यहाँ तक वापस साथ साथ आए, फिर जैसे यहाँ पहुंच गए ये अपना अलग चला जाएगा, फिर इसको अकेले को सेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ये की कंसेप्ट है इसके अंदर कि दूसरे वाला ब्लॉक ए ब्लॉक है वो साथ छोड़ देगा। और हम गलत क्या पढ़ देते हैं, हमें ऐसा लगता है वैसे इनइलास्टिक में चिपकना नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है कोलिजन के जस्ट बाद में। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना 0, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 थी, साथ साथ चला दिया उनको, चिपकना नहीं, ऐसे नहीं सर इसके बाद में जो चिपके रहेंगे, चिपका नहीं है भाई, फेविकोल थोड़ी लगाया है आपने वहां पे, बस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है आपके पास में। ठीक है, अब देखते हैं, इसने बोला लेट कोलिजन टेक्स प्लेस एट t इज इक्वल टू 0, चूज द टाइम व्हेन द स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपने t इज इक्वल टू 0 माना इस इंस्टेंट पे, जब यहाँ पे कोलाइड हुआ, इतना जाके फिर इतना वापस आना, तो अभी तक दोनों साथ साथ में थे। तो अगर आप देखेंगे t1 टाइम, t1 टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे गया जाके ऐसे वापस आया यहाँ पे, ये टाइम t1 मान लेता हूँ। तो इसको कैसे निकालूंगा, टाइम पीरियड था इसकी कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज
ओमेगा देखता हूं, ओमेगा कितना था, ओमेगा था √k/m, m कितना था 2m था, बिकॉज दोनों साथ साथ थे आपके पास। तो अब कितना हुआ, पूरे टाइम जो पूरा टाइम पीरियड होता है आपके पास में वो होता है 2π/ω, यानी 2m/k, पर पूरा टाइम नहीं लगा ना, तो ये t/4 ये t/4, टोटल t/2 लगा आपके पास। तो t1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये t/2, तो ये बनेगा π√2m/k। एक तो ये जवाब हो गया। इतने टाइम में क्या हुआ, ये पार्टिकल ये ब्लॉक यहां पे गया, यहां पे जाके ऐसे वापस यहां पे आ गया, ठीक है। तो एक तो आपके पास में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें पैराग्राफ में भी मल्टी करेक्ट है, तो बाकी भी देखने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में देखिए, जैसे ही यहां तक पहुंच गया, अब इसके बाद में अकेला हो जाएगा m1, इसके बाद m2 साथ इसका नहीं देगा, ये वाला ब्लॉक साथ नहीं देगा, ये चला जाएगा। अब आप देखें यहां से लेके यहां तक जब वापस आया तो यहाँ पे सिंगल ब्लॉक था, यहाँ पे कैसा था, सिंगल ब्लॉक था आपके पास में, और जब यहां पे जाके ऐसे आया तो यहाँ पे डबल ब्लॉक था। सही है ये बात। अब देखिए सिंगल ब्लॉक में यहां से जाने में यहाँ पे जो टाइम लगेगा, तो अगर आप देखेंगे वो वाला टाइम, ये हमें मेन पोजीशन से इधर गया, इधर जाके इधर आया, तो यहाँ पे थोड़ा डबल ब्लॉक था यहाँ पे। और इस वाले केस में था आपके पास सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक में अगर आप ओमेगा देखें तो √k/m बनेगा। तो इसमें जो टाइम लग रहा होगा वो टोटल टाइम का हाफ लगेगा, क्योंकि सिर्फ हाफ ही मोशन हुआ ना, मीन से एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से वापस मीन पे, दैट इज π√m/k ना, दैट विल बी m/k। तो टाइम एक तो ये आ गया। दूसरा टाइम अगर आप देखेंगे तो 0 यहां पे था, तो ये टाइम प्लस ये वाला टाइम, तो ये वाला टाइम तो आपके पास में है π√2m/k, और ये वाला टाइम आपके पास में है π√m/k, π√2m/k प्लस π√m/k। क्लियर। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ सी ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर उसके बाद में और टाइम अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहां से ऐसे गया, ऐसे आया यहां तक, ठीक है, फिर अकेला अकेले जाएगा। फिर इसके बाद में अगर और ऐड करना होगा तो नेक्स्ट टाइम जो आएगा इसमें पाई और ऐड हो जाएगा आपके पास में। तो वैसा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब एक तो हो गया ये वाला, एक हो गया ये, इससे नेक्स्ट वाला जो टाइम आता वो आता दिस प्लस इसका ट्वाइस हो जाता, बिकॉज पूरा हो जाता ना, फिर इसका सर्कल ऐसे जाके यहां से गया वापिस ऐसे करके ऐसे आया। तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो दो ऑप्शन मैच करके आपका, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ये तो था आपका 39th। अगर आप 40th में चलेंगे तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है स्प्रिंग में, अगर आप 40th प्रॉब्लम में जाएंगे तो मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए क्या देखूंगा मैं, ये तो निकल लिया बी, ये वाला जो ब्लॉक था आपके पास में, इसका नाम ए ब्लॉक था, ये वाला ब्लॉक निकल, सिर्फ बी वाला बचा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक ब्लॉक था, यहां पे इसकी एसिडिटी V0/2, इसका मास था कुछ m, तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा आपके पास, दैट इज हाफ m V0²/4 इज इक्वल टू हाफ kx²। इस हाफ ने इस हाफ को मार दिया। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज m V0²/4k का रूट, ये एक्सप्रेशन आना चाहिए आपके पास, m V0² / 4k। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास में, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, एक तो ए सही हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, इस वाले ब्लॉक की, तो इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी V0/2 थी, V0 जाता रहेगा, तो इसकी V0/2 ही रहेगी आपके पास में। तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके पास में। 40th में आपके पास में ए एंड सी, क्या गिवन है आंसर की में आपको, ए एंड सी भी गिवन है। समझ में आ गया। तो अच्छा सवाल था, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसमें अच्छी बातें थी। अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर तो बहुत पूरी कहानी समझानी पड़ेगी। तो अगर आप खुद से सोचे देखेंगे वापस तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सवाल अच्छा था, आप चाहे तो फर्दर रिवाइज करने के लिए आप इसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पेपर यहाँ पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।